नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में एक नई कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे। जो कंपनी के नाम में देखेंगे तो शायद दोनों जगह डिफरेंट है। यदि आप गूगल फाइनेंस के ऊपर सर्च करते हैं तो नाम इसका आ, आसवा ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड के नाम से आती है। और यदि आप बीएसई एनएससी स्कैनर के ऊपर सर्च करते हैं, केवल केवल बीएसई के अंदर लिस्टेड है, तो वहाँ पे टीसीसी कंसेप्ट लिमिटेड आती है। दोस्तों, देखा जाए कंपनी को लेकर के तो कंपनी जो यहाँ कहती है ट्रेडिंग के में कामकाज करती है। और यहाँ पे जब वेबसाइट्स पे हम विजिट करते हैं जिनका वेबसाइट्स है टीसीसी, तो यहाँ पे कहती है जो कंपनी को लेकर जो टीसीसी कंसेप्ट है जो लिमिटेड है, वो डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर्स, पाइथन डेवलपर। अब मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंट्राडिक्शंस लगता है। पहली बात बताऊँ तो कैसे पता है, क्योंकि जब हम बीएससी के ऊपर देखेंगे तो ये कहते हैं कि ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी थी, और यहाँ पे कहती है जो आईटी की कंपनी। चलिए कोई बात नहीं, जो डेटा यहाँ शेयर करते हैं हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या एक्चुअल में किस सेक्टर से इनके पास पैसे आते हैं और कारोबार क्या करते हैं। इनकी वेबसाइट्स पर जब विजिट करते हैं तो ब्रांड फॉर्ड्स करके इंडियाज हैं, ट्राइडेट.ai की इनकी वेबसाइट्स, या फिर कह सकते हैं कि एआई बेस्ड कामकाज करने के लिए कहती है। कहते हैं डिसीजंस असिस्ट सॉल्यूशन ऑफ द टीसीसी कंसेप्ट लिमिटेड विद वेल अबाउट एम्पावरिंग योर बिजनेस विद द डेटा ड्राइवन डिसीजंस को लेकर के समझ में आ पाई कि ये डेटा पे ही कंपनी का कामकाज देखने को मिला है, जहाँ पे कंपनी अपनी वेबसाइट्स पे ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया पर ट्राई डेट की बात ही अपडेट करती है। चलिए दोस्तों, हम समझने के प्रयास करेंगे कंपनी को लेकर के। जो कंपनी पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो लगातार ऊंचाइयों पे टच करती नजर आई, जबकि मार्केट की एक लेवल के बाद जब इन्होंने हायर टू हायर को टच किया तो आज भी वैसे बॉटम से हायर पे ही कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है। लेकिन इशू ये है, जो पिछले कुछ दिनों से मार्केट में केवल प्रॉफिट बुकिंग हुआ, अब दोबारा जाकर के मार्केट में क्या किया, उन्होंने सपोर्टिंग लेने की प्रयास किया। और इस तरह के सपोर्टिंग भी कह सकते हैं कि काफ़ी बार ले चुका है। ऐसी बात नहीं कि एक ही बार इन्होंने सपोर्टिंग लिया, 5% सर्किट लिया, इससे पहले भी कई बार ले चुका। और जब चलती है वो भी लोअर टू लोअर को टच नहीं करती है, हायर टू हायर को ब्रेकआउट करके निकल जाती है। पहले की बात करूं तो आज के टाइम की ट्रेंडिंग बन रहा है कि इसमें लगातार बिकवाली का प्रेशर चल रहा है। आखिर कंपनी को लेकर क्या कहना चाहती है, चलिए हम समझने के प्रयास करेंगे। जहां पे ये डेटा की तरफ देखेंगे तो शायद लोअर से लेकर के हायर तक के बीच का देखेंगे तो शायद कह सकते हैं कि पिछले एक साल में 550% से ज़्यादा, 600% से ज़्यादा का आंकड़ा यहाँ उन्होंने गेन किया हुआ। इसका नाम है आसवा ट्रेडिंग एज वेल एज द टीसीसी कंसेप्ट को। दोस्तों, देखा जाए तो सबसे पहली नज़र हमारी आती है बुक वैल्यू को लेकर के, बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। अर्थात मुझे एक बात समझ में आती है, कंपनी के पास जो एसेट्स की वैल्यूशंस हैं वो काफ़ी अच्छा है कंपैरिजन टू किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हायर टू हायर उन्होंने 708 रुपये 800 रुपये के आसपास की टच किया था, इसके अकॉर्डिंग यदि मार्केट इंक्रीज करती है तो आप आपस में इंक्रीज इसकी प्राइस में फिर दोबारा कह सकते हैं कि 600 से आसपास पहुंच सकती है, आसानी से पहुंच सकती है। अब सवाल आता है, क्या इसकी जो इंडस्ट्रियल पी का आंकड़ा कहता है वो 31 का कहता है, बट इस कंपनी में जो भीड़ बनी है निवेशकों को लेकर के, उनका आंकड़ा कहता है 76 का। दोस्तों, यहाँ भीड़ का आंकड़ा कभी हम दो तरह से बैफर, क्या मार्केट में कुछ चुनिंदे लोग हैं जो कि केवल स्टॉक लेके चल रहे हैं, या मार्केट में नंबर ऑफ शेयर होल्डर काफ़ी ज़्यादा है। इन दोनों को आपस में क्या करना चाहिए, इसीलिए हम इन परतों को और इन परतों को आपस में एक रिकन्सिलेशन करते हैं जिसका नाम है R2R। इसमें हम 3 तरह के रिकन्सिलेशन को कवर करते हैं, जिसमें देखा जाए रिस्क टू रिकन्सिलेशन पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट रिस्क टू रिवार्ड को लेकर के, और तीसरा पार्ट रिस्क टू रिटर्न को लेकर के। आखिर एक चीज़ तो आपस की डेटा कंसोलिडेट की बात करती है कि कंपनी का ग्रोथ रेट क्या कहता है, कंपनी के बिजनेस मॉडल क्या कहता है। दूसरी तरफ यदि कंपनी सब कुछ अच्छी कर रही है तो अपने निवेशकों को क्या देती है, और साथ में मार्केट के रिएक्शंस इसके प्रति क्या आंकड़ा देती है। जहाँ पे ये कह सकते हैं कि मार्केट ने पिछले 5 सालों में 2600% की उछाल देने वाली कंपनी आज के डेट की बात करूँ तो अपनी
बॉटम टू बॉटम को क्या लगातार सपोर्टिंग लेती नजर आती है, और इससे ज़्यादा यदि मार्केट नीचे गिरा तो शायद इनके लिए फिलहाल के लिए कोई सपोर्टिंग लाइन नहीं बचती है। ये सीधे के सीधे फिर क्या कहावत है ना, कई बार कुछ चीज़ें चलती है और जब गिरती है तो ट्रेंडिंग व्यू यही कहता है, जहाँ पे पिछले महीने दिन से लगातार इसका ट्रेंडिंग व्यू में गिरावट का संकेत देखने को मिला है। चलिए इनकी हम कुछ फंडामेंटल स्ट्रेटजी को समझने के प्रयास करते हैं, कंपनी को लेकर के क्या कहना चाहती है। दोस्तों देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो भी कारोबार कंपनी करती है, चाहे वो डेटा सर्विस का लेकर के हो, डेटा सेंटर को लेकर के हो, या फिर डेटा एनालिस्ट का की काम क्यों ना करे, जो भी डेटा की बात करें, चाहे वो एआई बनाने वाली काम करे, तो इससे होने वाले जो फायदे हैं या ट्रेडिंग से फायदा है। भाई किस चीज़ से फायदा निकल के आती है, जो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर वेबसाइट्स पे कहती है, जो टीसीसी कंसेप्ट जो कंपनी थी 1984 में बनी थी, ट्रेडिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज इन कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्ट एंड इंटरमीडिएट। दोनों डिफरेंट बातें हैं, एक जगह और एक जगह। दोस्तों चलिए हम इसको थोड़ा सा और कंक्लूजन की तरफ समझने का प्रयास करते हैं, जो आखिर इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे देखा गया कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस को लेकर के जो फंडामेंटल की स्ट्रेटजी है, उसमें यहाँ तो अच्छी खासी ग्रो करती है सेल्स को लेकर के, फिर सेल्स सस्टेन करती है, फिर सेल्स गिर जाती है, और यहाँ से यहाँ भी कंपेयर करके देखेंगे, जहाँ पे हम अक्सर देखते हैं जिसको वाई वाई कंपेरिजन करते हैं, उसमें तो 206% के आसपास उछाल बनाती है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन में 32% की गिरावट दर्ज कर। चलिए केवल प्रॉफिट को ही, सेल्स को ही हम ना मान के हुए आगे भी समझने की प्रयास करें, तो यहाँ पे 22 में डेटा कुछ नहीं था, 23 के हिसाब से देखा जाए तो 24 में सेल्स बढ़ती है, और 24 के सेल्स के बेसिस पे तब भी नेट प्रॉफिट मार्जिन में करीब 60-61% के आसपास गिरावट दर्ज कर। चलिए इनकी कड़ी को भी समझने के प्रयास करेंगे ट्रेंडिंग व्यू के बेसिस पे क्या कहना चाहती है। तो कंपनी के पास यहाँ से कोई कारोबार नहीं था। अब क्या कारोबार 2022 में दिसंबर से स्टार्ट होता है और बढ़ते बढ़ते जून वाले में करीब 12 करोड़ तक की सेल्स पहुंचती। चलिए यदि ये क्लियर कर दे, जो टेक्सटाइल बेचती है, पॉलीमर बेचती है, या ये आईटी सेक्टर की कंपनियां, यदि ये बताते तो शायद और कंक्लूजन निकल के आएगा। इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके पास अच्छा खासा रहा, 70% तक बनता है, और 5 करोड़ के आसपास की उन्होंने प्रॉफिट बुक कर, जो कि इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट अच्छा खासा की बात कर रही है। चलिए यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस की डेटा की बात करा जाए, तो जो मार्च में केवल 1 करोड़ का टर्नओवर हुआ करता था 23 के अंदर, वो 77 करोड़ पहुंच जाता है सेल्स को लेकर के। और प्रॉफिट भी कम का आंकड़ा नहीं बताती है, प्रॉफिट भी 1 करोड़ से। अब यहाँ पे समझने वाली बात, ये यहाँ पे राउंड ऑफ फिगर की बात कर रही है, इसीलिए ऐसा डेटा सामने आया है। 1 करोड़ से नीचे का होगा तो राउंड ऑफ करके 1 करोड़ कर दिया। नेट प्रॉफिट भी 1 करोड़ का के आसपास कहता है, और लास्ट में कहता है लास्ट 24 में 20 करोड़ का प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे कंपनी का कोई कारोबार बेसिकली था नहीं, कारोबार यहाँ पे बनाया और 20% तक ही ये बनाती, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेके कह दिए कि भाई हम तो आधे हो गए 50%। चलिए इस कड़ी को भी थोड़ा सा हम कंक्लूजन की तरफ चलेंगे, क्या कहना चाहती है, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं ना, जो प्रॉफिट तो एक बुक्ड कर दिया गया वैल्यू है, लेकिन इसके इम्पैक्ट के लिए इंटरेस्ट की पार्ट भी ज़्यादा देखने को नज़र नहीं आ पा रही है। इसके लिए हमें सेल्स और डेटर्स रेशियो को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डेटर रेशियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों देखा जाए इसके रिस्क फैक्टर को, तो कंपनी 23 में अपडेट देती है, जो आपने सेल किया 1 साल में, वो आपके 1 साल के बाद 1.25 साल में पैसा आएगा। अर्थात आप पैसा को भूल जाओ फिलहाल साल भर के लिए, फिर हम आपको पैसा देंगे। तो आपको मैं यही बात कहूँ, जब आप शेयर तो ले लो या कोई प्रोडक्टिविटी ले लो, लेकिन आपको प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। प्रोडक्ट मिलेगा आपको 1 साल के बाद। जबकि यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करती नजर आती है, 139 दिन का प्रोग्रेस करती है, जो कहती है इंप्रूवमेंट ऑफ द डेटर्स डे को लेकर। तो चलिए थोड़ा सा बैलेंस शीट फिगर को समझने के प्रयास करते हैं, जहां हमने हमेशा कहा कि R2R के लिए हमें पीएल के साथ साथ बैलेंस शीट की फिगर को चाहिए जरूर। वो क्या कहता है, बोरोइंग्स इंक्रीज करती है। चलो बोरोइंग्स के साथ साथ देखा जाए तो मार्केट में इनके उधार ज़्यादा नहीं पड़े होंगे, जो यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों, उधार की बात किया जाए तो कहती 29-30 करोड़ के मार्केट में उधार पड़ा था, जो 138 मान लेता हूँ 5 महीने मान लेता हूँ नियर अबाउट,
5 महीने के लिए रिस्क फैक्टर पे चल रहा है। 38 करोड़, कितना, 30 करोड़ का आंकड़ा। अब इसी 30 करोड़ का आंकड़ा से समझिए, पूरे मार्केट में सेल करती है 77 करोड़ का, 30 करोड़ का मार्केट में उधार पड़ा हुआ है, 20 करोड़ का प्रॉफिट बुक करती है। अर्थात जो प्रॉफिट का पार्ट है वो अभी भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है जो मार्केट में उधार में लगा हुआ है। ये इनकी हकीकत बयां करता है और यहाँ पे इसके हिसाब से कहता है कि 77 करोड़ के बेसिस पे कह सकते हैं करीब करीब 40% से नियर अबाउट इनका क्या कहता है, ये डेटर्स परसेंटेज की बात। चलिए इसी कड़ी को जरा और आगे समझने के प्रयास करें और ये आंकड़ा देती है ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ को लेकर। तो कंपनी ने अपडेट करती है जो भाई हमारे पास ना सेल्स तो लगातार पिछले 1 साल में बढ़ी है, प्रॉफिट भी बढ़ी है 500% के आसपास, और स्टॉक प्राइस हमारी इन्हीं के पीछे पीछे क्या कर रही है, बैक सपोर्ट दे रही है। और ये भी लास्ट 1 साल में 21% के आसपास की उछाल करती है और यहाँ पे ये इनको CGR के बेसिस पे करीब 450% के आसपास उछाल बनाती है। अब दोस्तों देखिए समझने वाली बात है जो निवेशक क्या सोचते हैं इस कंपनी को लेकर के। तो यहाँ पे निवेशकों की लिस्ट में देखा जाए तो कंपनी में FIDI की भूमिका रही है जून तक के डेटा, अब अगस्त तक के डेटा बेसिस में, जहां पे ये कहता है, और यहाँ पे निवेशक ओनली ऑन क्या कहता है, करीब 2500 के आसपास का आंकड़ा दिलाती है। टोटल मार्केट में मार्केट कैप के अकॉर्डिंग यदि कंपेयर करके देखें तो शायद हम उन पड़ावों को समझ सकते हैं। 1500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, इसमें से 61% के आसपास होल्डिंग प्रमोटर के पास, रेस्ट होल्डिंग जो बची है कितना, 39% की होल्डिंग बची है। 40% मान लेते हैं, कितना, 6 करोड़, 600 करोड़ का हो गया ना, 600 करोड़ के आसपास की जो अमाउंट फिगर है वो 2500 लोगों के पास इसकी स्टेक है, जिसमें देखा जाए तो स्टेक के अंदर कुछ बड़ी निवेशक बैठे हैं 3%, 2%, 1% के आसपास। ऑलमोस्ट यदि आम निवेशक की बात करेंगे तो शायद कुछ ही आंकड़ा निकल के आएगी जहां पे हम शायद ये कह सकते हैं कि परसेंटेज काफ़ी कम होगा, भले मार्केट में ट्रेडिंग 5% सर्किट के चलता हो और लो के सर्किट। इस सर्किट के चलने के पीछे कारण यही है जो मार्केट में क्या हो रही थी, नंबर ऑफ निवेशक कम थे कंपनी को लेकर के, क्योंकि सबके ना भर के रखा हो। इनके पीयर्स में देखा जाए तो पीयर्स कहती है DLF, मैक्रोटेक्स है। दोस्तों मुझे कुछ बातें ऐसे बिल्कुल समझ नहीं आ पाई, भाई कंपनी यहाँ कहती है रियल्टी का कंपनी है पीयर्स के अंदर स्किनर के बेसिस पे, वहाँ कहती है टेक्सटाइल की कंपनी है, वहाँ कहती है ट्रेडिंग की कंपनी, और यहाँ वेबसाइट्स कहती है कि भाई कंपनी तो डेटा इंजीनियर का काम करती है, पैथन डेवलपर का काम करती है, डेटा साइंटिस्ट का काम करती है। तो तीनों के तीनों डिफरेंसेस निकल के आते हैं। इसलिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत है और इस चीज़ का नाम है सेगमेंट वाइज इन्फॉर्मेशन, यदि कंपनी ने दिया होगा तो चलिए हम सेगमेंट वाइज की तरफ चलते हैं। दोस्तों देखा जाए कंपनी में सेगमेंट वाइज को लेकर तो कंपनी ने क्लियर कहा जो मेरे पास रेंटल और लीजिंग्स ऑफ इक्विपमेंट को लेकर, रेंटल इनकम है एंड लीजिंग ऑफ इक्विपमेंट का मतलब ये हो गया जो कंपनी के पास कुछ ऐसी प्रोडक्टिविटी इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है जो उन्होंने लीज करके रखा है और उससे उनके पैसा आते हैं। दूसरे सर्विस ब्रोकरेज एंड अदर सर्विसेज, जहाँ पे स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग की बात किया जा रहा है। ये कुछ आंकड़ा हमारे सामने निकल के आती है। हमने इसको एक नज़र समझने का प्रयास किया दोस्तों, तीनों के तीनों चीज़ में हमें कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस निकल के आए जहाँ पे कंपनी ये बात कहती है। इससे पहले वाले क्वार्टर में कंपनी कहती है जो भाई मेरे पास सबसे ज़्यादा जो इनकम हुआ वो ब्रोकरेज एंड अदर सर्विसेज हुआ। दूसरे में कहती है कि रेंटल इनकम हुआ। इससे पहले की भी डेटा को जरा चर्चा करें तो शायद हम उसका भी एक नज़र डालने की प्रयास करते हैं, शायद ये भी कुछ कंक्लूजन लेके आएगा क्या उसमें कुछ था। तो इससे पहले क्वार्टर की बात करा जाए तो ये कह सकते हैं कि ये जो डेटा था वो एक उस डेटा में कहते हैं कि सेगमेंट ब्रोकरिंग का काम, इनका कामकाज क्या है, ब्रोकरेज एंड अदर सर्विसेज को लेकर कामकाज, मतलब इनके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू सोर्स डिफरेंट होती रहती है। इसलिए यहाँ पे रियलिटी के बेसिस पे हम इसको ये नहीं कह सकते जो इसका पी का आंकड़ा ये कहता है स्टॉक इंडस्ट्रियल का पी, तो ये इसके अकॉर्डिंग ओवर वैल्यूड कहता है। इसलिए इनकी सेगमेंट वाइज में थोड़ा सा इशू हमें देखने को मिला है जो हम थोड़ा सा इसके
जहाँ पे इन पार्टों को देखा, इस पार्टों को देखा और इन सबके रिकंसिलिएशन के पार्ट में हमने समझने का प्रयास किया, जहाँ पे अर्निंग के बेसिस पर करीब करीब 140% की अर्निंग करता है इन द फेस वैल्यू के पास। अब आइए समझने के प्रयास करते हैं इस कंपनी को कंक्लूजन की तरफ क्या कहना चाहती है कंपनी। तो दोस्तों देखा जाए कंक्लूजन कहती है जो डेट्स फ्री कंपनी के तौर पे है और डेटर्स डे को इम्प्रूवमेंट करती नजर आती है। कुछ अच्छी बात निकल के आई जहाँ पे उन्होंने प्रमोटर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करती है और कई बार ऐसा देखने को मिला कि इनकी रिड्यूसिंग बात करती नजर आती है। इसके अलावा देखा जाए स्ट्रेंथ की बात तो कंपनी क्या अपने निवेशकों को कुछ रिटर्न रिवार्ड भी देती है या नहीं देती है, जिसके लिए हम चर्चा कर रहे थे। दोस्तों देखा जाए इस कंपनी को लेकर के तो रिवार्ड की चर्चा करते हुए तो ये देख सकते हैं कंपनी अपने निवेशकों को ऑलमोस्ट कोई रिवार्ड की बात नहीं करती है, लेकिन ओनली ऑन वन पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट ट्रेंडिंग व्यू द मार्केट इज लास्ट 1 मंथ से लगातार 28% के आसपास गिरता नजर आया है एक महीने के दौरान में। तब भी 6 महीने के डेटा की बात किया जाए तो 7% गिर चुका है मार्केट। और यहां पे क्या बड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करा गया था या मार्केट की सेंटीमेंट को लेते हुए। इसके अलावा की बात करूं तो एक साल में कहती है कंपनी करीब हम 450% की उछाल, पिछले 5 साल में कहते हैं 26% की उछाल। रिजर्व की यदि बॉटम से लेकर के हायर तक का माप करके देखेंगे तो शायद कह सकते हैं करीब 3000 से 3500% के आसपास उछाल हो सकता है। दोस्तों हमारे साइड से अभी फिलहाल किसी भी स्टॉक को लेकर ट्रेंडिंग व्यू को देखना चाहिए और हमेशा एक गोल्डन रूल को अप्लाई करना चाहिए। गोल्डन रूल क्या कहता है मार्केट के लिए? खुद की फाइनेंशियल रिस्क के अकॉर्डिंग खुद की एक्सपेक्टेशन कितना करती है, उस एक्सपेक्टेशन में टर्म एंड ग्रो दोनों को मर्ज करके देखिए। यदि इन दोनों को आपस में कंबाइंड होती है तो उसके बेसिस पे मार्केट में खरीदारी और बिकवाली का टाइम होती है, जहां हम कहते हैं कि जिस प्राइस पे हम एंटर किए वो हमारी एंट्री पॉइंट हुआ जिसको हम कहते हैं, और जिस पॉइंट पे हम अपने आप को निकलना चाह रहे हैं प्रॉफिट को लेकर के या लॉस को लेकर के, उसको हम एग्जिट पॉइंट खत्म करते हैं। मिलते हैं कुछ नई कंपनी के साथ, न्यू स्टडी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू फॉर सो मच।